नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सर्वनाम की, और सर्वनाम के हम दो प्रकार पढ़ चुके हैं। पूर्व की कक्षा में हमने जान लिया था क्या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा। अब हम चलते हैं आगे इसी सर्वनाम के प्रकार पे। तीसरा सर्वनाम आज हमारा है, कौन सा है वो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसके नाम से संबंध में ही हमारे प्रश्न जहन में आने लग जाते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा। इसके ठीक पूर्व में हमने जाना कौन सा? निश्चयवाचक। अब इन दोनों के नाम से ही आप समझिए, हालांकि आगे हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से कि यदि किसी शब्द के साथ ए उपसर्ग के रूप में जोड़ दिया जाए तो ए उपसर्ग का प्रयोग हम किसके अर्थ में करते हैं? नहीं के अर्थ में। किसके अर्थ में करते हैं? नहीं के अर्थ में। जाहिर सी बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम हमें क्या बता रहे थे? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता बता रहे थे। क्या बता रहे थे? निश्चितता। तो अब आप समझ गए होंगे कि निश्चितता का मतलब तो निश्चयवाचक, और ए जोड़ते क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। तो इसकी सामूहिक परिभाषा की हम बात करें तो वह क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु या स्थान, किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता नहीं बताते। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो शब्दशः हम परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होगी, तो हम एक बार इसकी पूरी की पूरी व्यवस्थित परिभाषा लिख करके देख लेते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता, जो किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता नहीं बताते, जो किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता नहीं बताते, वे क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इस परिभाषा से परिचित हो चुके हो कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा और हम कहें व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अब बात जैसे ही आ जाए कि इसके उदाहरण में क्या लिया जाए, तो देखो इसके उदाहरण के शब्दों की हम बात करते हैं। तो इसके उदाहरण में केवल आपको दो शब्दों का ध्यान रखना है। कितने शब्द? दो शब्द ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक शब्द होता है कोई और एक शब्द होता है कुछ। बहुत बार हमारे वाक्य में हमें कुछ ही मिलेगा, लेकिन सदैव नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि सदैव आपको कुछ ही मिलेगा, पर बहुधा यही मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अधिकांश हम जब भी प्रश्न परीक्षा में देखते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें हमारे सामने वाक्य में सर्वनाम शब्द के रूप में कुछ शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, और वाक्य में शब्द है तो बेहतर यह होगा कि हम इसे शब्द नहीं बल्कि क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और ये पद क्यों कहा, इसकी भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो कोई या कुछ, ये दोनों इस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाएं या अकेले भी लिख दिए जाएं तो हमें किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध नहीं होता। अर्थात आप इसे यह कह सकते हैं कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब आती है वाक्य के प्रयोगात्मक उदाहरणों की बातें। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, पहला उदाहरण, हम सफ़र कर रहे हैं या दूर कहीं रास्ते पर गुजर रहे हैं। सड़क मार्ग पर चलते चलते हमने देखा कि गाड़ी से सामने बहुत दूर चमकीली सी चीज़ नज़र आ रही है। अकस्मात हमारे मुख से निकल जाता है कि कुछ चमक रहा है। ध्यान देना यहाँ पर इस बात पे, कुछ चमक रहा है, कुछ चमक
रहा है। आपने कहा कुछ चमक रहा है। अब यहाँ पर क्या चमक रहा है यह हमें देखना है। आपने लिखा क्या? कुछ चमक रहा है। क्या चमक रहा है पता चल पाया? नहीं। तो जहां भी हम निश्चित नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है चमकने वाली कोई वस्तु है, और वस्तु है तो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो। पूर्व की कक्षा में हम जान चुके हैं कि नाम अर्थात संज्ञा। इसका मतलब चमकदार कोई चीज़ जो थी वह संज्ञा शब्द है। यहाँ पर उस चमकने वाली वस्तु का नाम लिखा नहीं, तो जाहिर सी बात है संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द लिखा। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पुष्ट हो जाती है कि यदि संज्ञा शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रयुक्त कर लिया जाए तो वे सर्वनाम होगा। अब दूसरी बात, ये सर्वनाम हमें बता क्या रहा है? तो आप कह दोगे कि ये निश्चितता नहीं बता रहे। निश्चितता नहीं बताते तो उनको आप क्या कह दोगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह दोगे। क्या कह दोगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई चमकदार कटोरी रखी हुई थी या चमकदार कोई कटोरा रखा हुआ था, तो वाक्य क्या बनता? कटोरा चमक रहा है। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था, कांच का टुकड़ा चमक रहा है। तो जाहिर सी बात है हम बोलते कांच चमक रहा है। हमें पता नहीं चला कांच या कटोरा लिखा हुआ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है संज्ञा शब्द लिखा हुआ मिल रहा है। संज्ञा शब्द नहीं दिया, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं क्या सर्वनाम शब्द है, निश्चितता का पता नहीं चला, तो जाहिर सी बात है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्द पर हम चर्चा करें जो कम उदाहरणों में मिलता है लेकिन आता जरूर है। देखो कैसे आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाते हैं और परीक्षा के प्रश्नों को हम व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ रहे हैं। समझो, दरवाजे की घंटी बजी, पिताजी ने कहा बेटा जरा देख कौन आए हैं। हम जाते हैं और दरवाज़ा खोला, शर्मा जी बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा बेटा पापा घर पर हैं? जी हैं। जाओ उनको बोलो शर्मा जी आए हैं। हम अंदर आते हैं, पिताजी से बोल देते हैं पापा कोई शर्मा जी आए हैं। पहले पापा ने ये कहा था जा बेटा दरवाज़ा खोल कर देख कोई आए हैं या कोई बाहर खड़ा है। अब कौन है? कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। तो जाहिर सी बात है कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है यह हमें पता नहीं था, यह हमें पता नहीं था। तो कोई शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब जो भी बाहर था उसका कोई ना कोई नाम है। मोहनलाल बाहर खड़ा है, रामलाल बाहर खड़ा है, श्याम बाहर खड़ा है, सोहन बाहर खड़ा है, मोहन बाहर खड़ा है। तो जो भी बाहर खड़ा है वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति का कोई नाम होता है। तो जाहिर सी बात है नाम को हम संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर नाम के स्थान पर दूसरा शब्द काम में ले लिया गया, तो जाहिर सी बात है संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द काम में लिया और संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द काम में आ गया, तो उसको हम बेझिझक क्या कह सकते हैं? सर्वनाम। अब ये निश्चितता का बोध नहीं करा रहे तो आप इसको कह सकते हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, यह भी वाक्य बहुत बार पूछा हुआ है, कोई आया है। तो हम इस पूरे के पूरे बिंदु के सार रूप में बात करें तो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल दो ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? कोई और कुछ। इन दोनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है। कोई और कुछ शब्द का यदि वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, कोई और कुछ शब्द को यदि वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे इसके अगले प्रकार की ओर। अब हम बात करें आगे, ये कौन सा प्रकार हुआ? तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो चौथे प्रकार की हम बात करें तो कल जैसे मैंने नाम बताया आपको, चौथा प्रकार सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल आपके जहन में आ रहा है कि यह तो बहुत सरल हो गए। सर्वनाम में केवल दो ही सर्वनामों के प्रकार ऐसे हैं जिन पर हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है या जो हमें परीक्षा में ज़्यादा भ्रमित कर सकते हैं। और वे कौन कौन से हैं जिसकी हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। क्या? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, और इसी से संबंध रखता हुआ है कौन सा? आपका निश्चयवाचक। और एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य अभी और आने वाला है। यह तो हो गई पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात रखनी है, जो याद रखने की है, वह कहाँ पर है? निजवाचक सर्वनाम में। किस में है? निजवाचक सर्वनाम में, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करने वाले हैं, अगले तथ्य में करने वाले हैं, अगले बिंदु में करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहले किसकी? अपने संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जरा देखो। संबंधवाचक सर्वनाम नाम से पता चल रहा है, वाचक अर्थात बताने वाला। वाचक का मतलब क्या हो गया? आपको पूर्व में भी पता है क्या? बताने वाला। क्या बताएगा भाई? संबंध बताएगा। क्या बताएगा? संबंध। इसका मतलब ऐसा सर्वनाम शब्द जो हमें संबंध का बोध कराता हो। और संबंध किससे होगा? उदाहरण के लिए, यह मेरे हाथ में मार्कर पेन है, पॉइंटर पेन है, या तो यह मेरा है, या यह आपका है, या यह किसी और का है। अर्थात इस सृष्टि पर कोई भी चीज़ किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका 3 ही प्रकार के व्यक्तियों से संबंध होगा, या तो मुझसे, या आपसे, या किसी और से। अगर मुझसे है तो जाहिर सी बात है उत्तम पुरुष से हुआ, अगर आपसे है तो मध्यम पुरुष से हुआ, और किसी और से है तो अन्य पुरुष से हुआ। तो जाहिर सी बात है, मैं अपने आप से संबंध बताने वाली कोई भी चीज का नाम लूंगा तो सर्वनाम शब्द कौन सा लिखूंगा? देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द थे कौन सा? मैं। बहुवचन में क्या लिखेंगे हम या हम सब। हम या हम सब। अभी यहां पर इसी से आप देखो, मैं से संबंध बनेगा तो क्या बनेगा? मैं से मेरा। हम या हम सब से बनेगा तो क्या बनेगा? हमारा। मैं से मेरा, हम या हम सब से क्या बनेगा? हमारा। तो जाहिर सी बात है, यदि कहने वाला अर्थात उत्तम पुरुष यदि किसी शब्द का, किसी संज्ञा शब्द का अपने आप से संबंध बताता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरा या हमारा। अब उदाहरण समझो, यह, हाँ बिल्कुल, यह मेरा पेन है। यह हम वाक्य पढ़ चुके थे पूर्व में भी। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ध्यान देना, यहां पर अगर रेखांकित शब्द यह को करता तो आपके जहन में सीधा सीधा कौन सा सर्वनाम होगा? या तो आप निश्चयवाचक के बारे में सोचोगे, या उत्तम पुरुष, या मध्यम पुरुष, या अन्य पुरुष। तो आपके जहन में आ जाएगा कि सर या तो पुरुषवाचक या अन्य पुरुष में जाते हैं, या निश्चयवाचक में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह शब्द को रेखांकित नहीं किया, पेपर बनाने वाले ने दिमाग लगा दिया और रेखांकित कर दिया किसको? मेरा शब्द को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम होगा, तो सदैव ध्यान रखना यहाँ पर कहाँ नज़र चली जाएगी हमारी? संबंधवाचक में। अर्थात मैं से मेरा और तू से तेरा, हमसे हमारा, तुमसे तुम्हारा, आपसे आपका, और किसी और का है तो उसका, पास में किसी और का है तो इसका, सम्मान या बहुवचन में है तो इनका या उनका। तो जाहिर सी बात है, इसकी व्यवस्थित परिभाषा की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों रूप, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बचाने के लिए किया जा रहा है, संबंध बताने के लिए किया जा रहा है, तो आप उसे संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हो। तो हम इसकी व्यवस्थित परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पुनः इन उदाहरणों पर आएंगे। तो व्यवस्थित परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे? संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। परिभाषा व्यवस्थित हम बताते जा रहे हैं, साथ के साथ आप नोट्स भी लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल
आपको बराबर अवसर मिल रहा है। उत्कर्ष के मंच से आपको यही चीज़ें तो मिलती हैं। 4K पैनल पे सारी चीज़ें व्यवस्थित लिख दी गई, सारी चीज़ें आपको बराबर से स्क्रीनशॉट लेने के अवसर भी आजकल दिए जाने लगे। तो क्यों दिए जा रहे हैं? आप इसको अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, आप इसे अपने अनुसार व्यवस्थित जोड़ सकते हैं। तो परिभाषा की हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं उदाहरण पे। जैसे हम बात करें उदाहरणों में, बहुत अच्छी लोकोक्ति मुहावरों में हम पढ़ते हैं क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरा नहीं पढ़ रहे, इसे एक सर्वनाम के संदर्भ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह लाइन कहना क्या चाह रही है। तो देखिए दोस्तों, लाठी जिसकी, किसकी, किसी न किसी की, और भैंस भी किसकी, किसी न किसी की। अगर यहाँ पर ये जिस शब्द और ये उस शब्द हटा दूं और मैं किसी व्यक्ति का नाम डाल दूं, उदाहरण समझना, मैंने कहा राम की लाठी, तो राम की भैंस, राम की लाठी, राम की भैंस। कहने का आशय यह हुआ कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो जाहिर सी बात है राम क्या है यहाँ पर, संज्ञा। और संज्ञा भी कौन सी होगी, व्यक्ति का निश्चित नाम है, एक वचन में है, बहुवचन नहीं बना सकते, दृश्य होता है। तो जब दृश्य और सदैव एक वचन आए तो आप उसको कौन सी संज्ञा कहोगे, व्यक्तिवाचक। हालांकि हम संज्ञा शब्दों से पूर्व में परिचित हो चुके हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर संज्ञा शब्द था, यहाँ भी संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको दूसरा शब्द दिया गया है, संज्ञा शब्द के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त कर लिया गया। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, सर्वनाम किसे कहा गया, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदों को सर्वनाम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर राम शब्द संज्ञा था, राम के स्थान पर आपने जिस शब्द लिख दिया, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाया, सबसे पहले तो सर्वनाम कहलाया। अब यह सर्वनाम हमें क्या बता रहा है, लाठी का भैंस का संबंध बता रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह तो हो गई परिभाषाओं की और तथ्यों की बातें, लेकिन अब आते हैं समझने की बात कि ऐसा है क्या इसमें कि हम इसको संबंधवाचक देखते ही कह दे, अरे भाई इतना समय कहाँ रहा, परीक्षा में आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूँ। तो उद्देश्य सीखना है कि ये लॉजिक क्या हुआ सर, इतने सारी चीज़ें याद थोड़ी ना हो पाएंगी। तो अब हम चलते हैं एक विशेष बात पर, जरा गौर कीजिए इधर। आपने एक नाम सुना है दोस्तों, कारक। हालांकि हम इसको बाद में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, पहले इतना सा जान लीजिए कि इस कारक का क्या रोल होता है। कारक होता है एक प्रकार का कनेक्टिव, कारक होता है एक प्रकार का योजक, कारक होता है एक प्रकार का फेविकोल, कारक होता है वाक्य के दो पदों को आपस में जोड़ने वाले पद। तो यहाँ पर जोड़ने वाले पदों के रूप में बात की जाए तो जो कारकों की विभक्तियाँ होती हैं, विभक्ति से मेरा आशय यह है, जैसे आप कर्ता कारक का नाम लेते हैं तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या लिखते हो, ने, और कर्म कारक की विभक्ति क्या लिखते हैं, को। हम यहाँ पर विभक्ति याद नहीं कर रहे, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। ऐसे ही कारकों की हम संख्या पढ़ते चलते हैं तो आगे चलते चलते हमारे पास एक कारक आता है, आपने नाम सुना होगा, संबंध कारक। कौन सा कारक आता है बच्चों, संबंध कारक। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंध कारक का सर्वनाम में क्या रोल है। संबंध कारक का ही नहीं, सभी कारकों का वाक्यों में एक अहम योगदान होता है, लेकिन संबंध कारक आपके संबंधवाचक सर्वनाम को समझने में बेहतर हेल्प करता है, बेहतर सहायता करता है। कैसे, संबंध कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, का, के और की, का, के और की। उसके अलावा रा, रे और री, और उसके अलावा ना, ने और नी। कहने का आशय यह हुआ कि संबंध कारक की 9 विभक्तियां, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इन 9 की 9 विभक्तियों का प्रयोग
किसी वाक्य में हो रहा है तो दो ही प्रकार से होगा। बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, इस तथ्य पर हम वापस आएंगे। पहले एक बार इस चीज को समझिए कैसे होगा। कारकों की विभक्तियां हम दो ही प्रकार से जोड़ पाते हैं। कैसे जोड़ेंगे? अगर संज्ञा शब्द के साथ आप जोड़ोगे तो ध्यान रखना, संज्ञा पदों के साथ कारक की विभक्तियां कैसे लिखी जाती हैं। पदों के साथ, संज्ञा पदों के साथ अगर आपको लिखनी हो, संज्ञा पदों के साथ अगर आपको लिखनी हो तो ये स्वतंत्र लिखी जाएंगी। संज्ञा पदों के साथ तो कैसे लिखी जाएंगी? स्वतंत्र। लेकिन यदि कारक की विभक्तियों को सर्वनाम के साथ लिखा जाए, ध्यान देना, अगर सर्वनाम के साथ संज्ञा कारकों की विभक्तियां लिखी जाती हैं तो सर्वनाम के साथ ये कैसे लिखी जाती हैं दोस्तों? संयुक्त लिखी जाती हैं। कैसे लिखी जाती हैं? संयुक्त लिखी जाती हैं। संयुक्त का मतलब जोड़कर लिखी जाती हैं। यहां भी देखिए, का, के, की और रा रे री, का, के, की और रा रे री, ना, ने, नी, ये नो की नो विभक्तियां हम जोड़ सकते हैं। देखें, की, जिस, की, और यहां पर राम की। राम शब्द संज्ञा था तो संज्ञा शब्द के साथ हमने विभक्ति को कैसे लिखा? अलग लिखा, अर्थात स्वतंत्र लिखा, या हम कह सकते हैं पृथक लिखा है। कैसे लिखा है? पृथक लिखा है, अलग लिखा है। लेकिन यदि सर्वनाम शब्द के साथ लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी? संयुक्त लिखी जाएगी। तो मैं इस पूरे के पूरे चार्ट का सार कहना चाहूं, जैसे इसके ठीक पहले वाले में हमने बात की कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें केवल दो पद याद रखने हैं, कोई और कुछ। ठीक इसी प्रकार यहां पर अगर आपको पूरा ध्यान रखना हो तो यह कह देना कि सर्वनाम संबंधवाचक हमें पहचानना है तो संबंध कारक की जो 9 विभक्तियां हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, ये 9 की 9 विभक्तियां जहां कहीं भी सर्वनाम शब्द के साथ जोड़कर लिख दी जाएं और उसी वाक्य में पद को रेखांकित करके पूछ लिया जाए कि दिया गया शब्द कौन से सर्वनाम में जाएगा, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वनाम कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा। मेरे हिसाब से ये बात आपके बहुत बेहतर समझ में आ चुकी होगी। एक बार आप इसको वापस से दोहराइए मेरे साथ में। संबंधवाचक सर्वनाम में हम चर्चा कहाँ कर रहे थे? संबंध का बोध करा रहे हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के साथ संबंध का बोध कराते हो या संज्ञा शब्दों के संबंध का बोध कराने के लिए उनका स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं तो वो संबंधवाचक हैं। और बहुत सारे हमने उदाहरणों से देखा। अब का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी की कहानी वापस से समझे तो देखो, मेरा क्या जोड़ा? रा। तेरा क्या जोड़ा? रा। तुम्हारा या हमारा, या फिर हम जोड़ेंगे आपका, क्या जुड़ा? का। ना, ने, नी का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बसों में लिखा होता है, यात्रीगण अपने सामान का ध्यान स्वयं रखेंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अपने सामान के सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो जाहिर सी बात है, आपकी कोई भी वस्तु है उसकी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने, ना, ने, नी, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार पर। आप चाहें तो इसको भी सेव कर सकते हैं। हाँ भाई, अब चलते हैं बहुत ही मजेदायक और सबसे सरल सर्वनाम के प्रकार पर। तो देखो क्या है 5वां प्रकार सर्वनाम का, बहुत ही सरल, छोटा सा ही है। 5वां प्रकार है कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां प्रकार कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम शब्द जो हमें किसका बोध कराएगा? प्रश्न का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? प्रश्न का बोध कराएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। ऐसा कोई भी सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग करते ही कथन या वाक्य या वाक्यांश प्रश्न में बदल जाता है, प्रश्न बन जाता है, उसे हम क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। देखो कैसे, एक लाइन बहुत अच्छी आती है, आपने देखा भी होगा, साक्षात्कार के लिए भी कहा जाता है। हम कक्षा में, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में जब पढ़ने के लिए विद्यालय गए, प्रथम बार विद्यालय जाते हैं, प्रथम परिचय हमारा कहीं भी हो रहा होता है तो सामने वाले का एक सवाल होता है और हमारा भी एक जवाब होता है। सामने वाले का जो सवाल था वह क्या था, जाने उसको। देखो
आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और मैं कह रहा हूं मेरा नाम श्याम है। यहां पर बहुत अच्छे से समझो कहना क्या चाहा है। बिंदु हमारा प्रश्नवाचक। अब वाक्य में कौन से पद को रेखांकित किया गया है आपसे प्रश्न पूछने के लिए, यह प्रश्न बनाने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर मैं इसी वाक्य में आपका शब्द को रेखांकित करके पूछूं कि इसमें सर्वनाम कौन सा होगा, तो आप दिमाग नहीं लगाएं, बस ये सोच लें का, के, की। सर ने बताया था का, के, की का प्रयोग ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं और इसका प्रयोग किसी पद के साथ हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है। तो का, के, की का प्रयोग होते ही आप इसका आंसर कौन से में दे दोगे? संबंध में दे दोगे। कौन से में दे दोगे? संबंध में। लेकिन यदि रेखांकित करने वाला पद इसको रेखांकित नहीं कर रहा, आपका पद को उसने रेखांकित नहीं किया और प्रश्न में आपसे रेखांकित कर दिया किसे? क्या? प्रश्न वही है, अंडरलाइन शब्द या रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, लेकिन आपका शब्द को नहीं किया, उसने किसको शब्द कर दिया रेखांकित? क्या को। तो देखो अब अगर आपका होता तो आपका में का या मेरा में रा, तो ये दोनों के दोनों तो कौन से में चले जाते? संबंध में चले जाते। लेकिन अब देखो आपका तो मेरा नाम है से है, यहां पर यह बात समझने की है। श्याम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। श्याम क्या है? यहां पर व्यक्ति का नाम है। क्या है बच्चों? व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति का नाम है तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, होता क्या है? संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है तो क्या है? संज्ञा। अब व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम ये संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने दूसरा शब्द प्रयुक्त कर लिया। और ध्यान रखना, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयुक्त कर लिया तो सर्वनाम। और ये सर्वनाम किसका बोध करा रहा है? तो आप कह सकते हो कि सर ये तो प्रश्न पूछे जाने का बोध करा रहा है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहने का आशय यह हुआ, पुनः समझिए, कि वे सर्वनाम शब्द जो हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध कराएंगे तो उसको क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। अब इसकी व्यवस्थित परिभाषा की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी व्यवस्थित परिभाषा क्या लिख देंगे हम, वो देखो। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं, उसे क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। पुनः समझ लीजिए, केवल और केवल महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या होगी? प्रश्न पूछे जाने का बोध करा रहे हैं और प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को ही हम क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। जैसे आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है या आपका नाम क्या है? ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझने की हैं कि यहाँ पर क्या का प्रयोग पहले करें या बाद में। अब आप ये कहोगे कि सर आप एक चीज़ में अनेक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तैयारी इसी को कहा जाता है। आपको जुड़ती हुई बात के लिए पूर्व में भी बताया था मैंने, अगर जुड़ती हुई बात आएगी तो हम उस पर जरूर प्रकाश डालेंगे। वाक्य शुद्धि में हम एक नियम पढ़ेंगे, पदों के क्रम की अशुद्धियाँ। कौन सा पद पहले लिखा जाएगा, कौन सा पद बाद में लिखा जाएगा, कौन सा पद पहले लिखा जाएगा और कौन सा पद बाद में लिखा जाएगा। उदाहरण मान लीजिए, आप कहो कि पहला वाक्य सही है, तो इसका जवाब बनाओ। आपका मतलब मेरा, क्या के स्थान पर मैंने लिख दिया? राम। मेरा राम नाम है, मेरा राम नाम है।
ऐसा ही बना इसका जवाब, क्योंकि आपका से तो मेरा क्या का आंसर आ गया, राम, नाम से नाम, है से है। इसका भी लिखो, आपका से मेरा, नाम से नाम, और क्या का जवाब क्या लिखा है हमने, राम। तो अब आप देखो दोस्तों, वाक्य सही कौन सा लग रहा है, मेरा नाम राम है या मेरा राम नाम है? मेरा नाम राम है। तो यह वाक्य अगर जवाब में सही लग रहा है तो प्रश्न में भी यही सही होगा। इसे आप क्या कह दोगे, गलत कह दोगे। तो ध्यान रखना, परीक्षा में आपको हालांकि वाक्य शुद्धि के हिसाब से अशुद्ध वाक्य देकर के भी आपको सर्वनाम पूछना है, वाक्य शुद्धि नहीं पूछनी। हो सकता है ऊपर जो हमने वाक्य लिखा, ऊपर जो अभी हमने वाक्य लिखा था, यह वाला वाक्य भी आपको मिल सकता है, लेकिन यह वाक्य मिलेगा नहीं, क्योंकि पेपर बनाने वाले के मस्तिष्क में होता है कि आपको भ्रमित कर दे, तो जानबूझ करके गलत वाक्य लिखा जा सकता है, मना ही नहीं कर सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर सर्वनाम पूछ रहा है तो बिल्कुल सही वाक्य देगा और उसके बाद ही आपको वो सर्वनाम के प्रकार पूछेंगे। तो ऐसे वाक्यों में अगर आपको मिल जाता है कि आपका नाम क्या है और यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम ही पूछना होगा तो रेखांकित कौन सा पद आएगा, क्या रेखांकित पद कौन सा आएगा, क्या रेखांकित पद आएगा, और उस जगह आप जवाब दे दोगे कि रेखांकित पद कौन से में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन से में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब यह तो केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम की चर्चा थी, लेकिन अब इससे रिलेटेड हम और बातें, अतिरिक्त बातें जानते हैं। देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया तो वाक्य क्या बन गया, प्रश्नार्थक। वाक्य क्या बन गया, प्रश्नार्थक वाक्य बन गया। आने वाली कक्षा में जब हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार होते हैं उसमें एक प्रश्नार्थक वाक्य भी आएगा। सेंटेंस के टाइप्स हम पढ़ते हैं तो जब आपको नाम सुना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य अंग्रेजी भाषा में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य को प्रश्न के रूप में यदि बनाना चाहें तो हमारे पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, अनेक तरीके होते हैं। 3 मोस्टली बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका देखो, सबसे पहला तरीका जो हालांकि आपने अंग्रेजी भाषा में बेहतर पढ़ा है कि आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलना चाह रहे हैं तो सबसे पहला और बेहतर तरीका होता है एचवी से हम किसी भी सेंटेंस को आरंभ कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से किसी भी शब्द को, वो किसी भी वाक्य को आरंभ कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है आपका, दूसरा तरीका होता है मॉडल का प्रयोग करके। दूसरा तरीका कौन सा होता है, मॉडल्स के प्रयोग से भी हम वाक्य को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। और तीसरा बेहतर तरीका जो हम हिंदी में भी काम में लेते हैं और अंग्रेजी में भी काम में लेना है, और वह है मेरे दोस्तों कौन सा, WH वर्ड। कौन सा होता है, WH वर्ड, अर्थात कैसे शुरू होने वाले वाक्य, किससे शुरू होने वाले वाक्य, कैसे शुरू होने वाले पद, कैसे शुरू होने वाले शब्द, और कैसे शुरू होने वाले ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे प्रश्नार्थक का बोध कराते हैं, जो हमें प्रश्न का बोध कराते हैं। तो ध्यान रखना 6 ककार होते हैं। कितने होते हैं, 6 ककार, अर्थात 6 शब्द ऐसे हैं जो कैवर्ण से आरंभ होंगे और प्रश्न का बोध कराते हैं। देखो कौन कौन से, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहां। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहां, ये 6 ककार अर्थात ये 6 शब्द ऐसे हैं जो हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं। पुनः सुन लीजिए, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले पदों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आपके सामने लिख भी दिए हैं। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहाँ, इन्हें हम हिंदी भाषा में यह कह सकते हैं कि प्रश्न पूछे जाने के 6 ककार हैं, 6 WH वर्ड हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले, अर्थात हिंदी में कहें तो ये कैवर्ण से शुरू होने वाले हैं। ये किससे शुरू होने वाले हैं, कैवर्ण से शुरू होने वाले हैं, और कैवर्ण से शुरू होने के कारण ही इनको क्या कहा गया, ककार कहा गया। क्या कहा गया, ककार। और इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जो आपके सामने उल्लिखित हैं। यह चीज़ आपके समझ में आ चुकी मेरे दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
यह था हमारा कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं सर्वनाम का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है भाई। अब तो आप बोल भी सकते हो, निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। नाम से ही जानेंगे कौन सा? निज। निज का अर्थ क्या होता है? स्वयं। निज का अर्थ कौन सा होगा? स्वयं का। अर्थात ऐसा सर्वनाम जो किसके बारे में बताएगा? स्वयं के बारे में बताएगा। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले इसकी पूरी भूमिका जानिए क्या होता है। अभी हमने पूर्व की कक्षा में जाना था क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम के एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है कौन सा? अन्य पुरुष। इन तीनों में जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? तो आप कह रहे हैं कि सर मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। बिल्कुल, यह भी लो मैं पुनः लिख देता हूं। उत्तम होता है कहने वाला। उत्तम कौन होता है? कहने वाला। और हमने जाना था अन्य कौन होगा? जिसके बारे में कहा जाए। अन्य कौन होगा? जिसके बारे में कहा जाए। जिसके बारे में कहा जाए। तो यहां पर और हमारे महत्व का नहीं है, केवल एक का ध्यान रखना है। कौन से का? मध्यम पुरुष का। और मध्यम पुरुष में भी क्या ध्यान रखना है वो जानिए। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला। और मध्यम पुरुष या सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द जो हम काम में लेते हैं वो कौन कौन से हैं? या तो तू या तुम। ये किसके लिए लिया जाता है? एक वचन के लिए। किसके लिए लिया जाता है? एक वचन के लिए। और यह किसके लिए काम में आएगा दोस्तों? बहुवचन के लिए। किसके लिए काम में लिया जाएगा? बहुवचन के लिए। लेकिन यदि मैं कहने वाला हूं और सुनने वाला मुझसे छोटा है तो मैं उसको तू कह दूंगा। अगर मुझसे छोटे सुनने वाले संख्या में ज्यादा हैं तो मैं तुम कह दूंगा। क्या कह दूंगा? तुम कह दूंगा। लेकिन यदि सुनने वाला मुझसे बड़ा हो और संख्या में ज़्यादा हो या एक हो तो ध्यान रखना तू या तुम का प्रयोग नहीं करते। आपको पूर्व में भी बताया जा चुका। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? आप शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आप शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लीजिए घर का। जैसे हम बात करते हैं पिताजी किसी कार्य में व्यस्त हैं। अगर जाकर के मोहन यह कहता है पिताजी तू क्या कर रहा है, तो अशोभनीय लगता है, बिल्कुल अटपटा सा लगता है, सम्मान को ठेस पहुंचती है दोस्तों। तो आदर देने के लिए सुनने वाले को आदर सूचक के अर्थ में सदैव याद रखना। ये वाक्य शुद्धि के नियमों में हम और बेहतर जानेंगे कि आदर सूचक के अर्थ में सदैव बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप शब्द अर्थात मध्यम पुरुष या पुरुषवाचक में जो सुनने वाला सर्वनाम होता है, यदि वह बड़ा हो या संख्या में ज़्यादा हो या एक हो, क्योंकि ये आप अपने आप में कैसा शब्द है? बहुवचन है। कैसा शब्द है? बहुवचन है। तो सुनने वाला यदि बहुवचन में हो या एक वचन में, लेकिन यदि बड़ा है तो ध्यान रखना यहाँ पर हम बड़े में संख्या एक या ज़्यादा का भाव नहीं, बल्कि सीधे ही किसके भाव पे चले जाते हैं? आदर के भाव में चले जाते हैं। किसके भाव में चले जाते हैं? आदर के भाव में। और ध्यान रखना आदर सूचक के अर्थ में सदैव किसका प्रयोग होगा? तो आप सदैव कह सकते हो बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का। बिल्कुल, यह वाक्य शुद्धि का एक विशेष तथ्य है। यह आपको बोनस में बता दिया सर्वनाम में कि आदर सूचक के अर्थ में सदैव कैसे पदों का प्रयोग किया जाएगा? वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। और आप शब्द का प्रयोग भी सुनने वाले के लिए कब किया जाता है? जब सुनने वाले को हम क्या देना चाहें? आदर देना चाहें। जब सुनने वाले को क्या देना चाहें? आदर देना चाहें। तो सुनने वाले के लिए भी हम किस पद का प्रयोग करेंगे? आप शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इस आप शब्द पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इस पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो निजवाचक सर्वनाम है, ये पूरा का पूरा निजवाचक सर्वनाम इसी बात पर निर्भर करता है कि आप शब्द का प्रयोग कहाँ हो रहा है। ध्यान रखना, निज का मतलब क्या हो गया? तो निज का मतलब हो गया स्वयं। निज का मतलब क्या हो गया? स्वयं। तो ध्यान रखना यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग, इस आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा?
कहने वाले हेतु। किसके लिए होगा? कहने वाले हेतु। ये तो अचंभा कर देने वाली बात है भाई। कैसे है समझिए पुनः। पुरुषवाचक सर्वनाम या हम कहें सर्वनाम में पुरुष कितने होते हैं तो आप कहेंगे 3। सबसे पहला कौन सा? कहने वाला अर्थात उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा? सुनने वाला अर्थात मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा? अन्य अर्थात जिसके बारे में कहा जाए। और एकमात्र शब्द कौन सा? यह है आप। इस आप शब्द का प्रयोग हम तीनों के अर्थ में लेते हैं। इस आप शब्द का प्रयोग कहने वाले के लिए भी होता है, सुनने वाले के लिए भी होता है और अन्य के लिए भी होता है। यह भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इसको जानो कि आप शब्द का प्रयोग कहने वाले के लिए कब होगा। जब कहने वाला आप शब्द का प्रयोग करता है तो वाक्य वो निजता के अर्थ में बोलता है। आप देर रात तक पढ़ रहे हैं, माता जी खाना बना चुकी हैं, घर के सभी सदस्य खाना खा चुके हैं, माता जी के सोने का समय हुआ, उन्होंने कहा बेटा खाना खा लीजिए, बेटी खाना खा लीजिए, मैं सोऊंगी। और हमारा जवाब होता है कि माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगी। बहुत अच्छे से समझो इस बात को, बहुत अच्छे से समझो इस बात को कि आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगी। मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगी। मैं अपने आप खा लूँगा। मैं अपने आप आ जाऊँगा। अपने आप आ जाऊँगा। अपने आप आ जाऊँगा। यहां पर आप शब्द का प्रयोग देखो दोस्तों, यहां पर आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है इन उदाहरणों में, यह देखने की है। यहां पर देखो आप, यहां पर देखो आप। तो जहां भी ध्यान रखने की बात है, जहां भी आप शब्द का प्रयोग, जहां भी आप शब्द का प्रयोग कहने वाला आदर सूचक के अर्थ में नहीं करता, जहां भी आप शब्द का प्रयोग कहने वाला आदर सूचक के अर्थ में नहीं करता बल्कि स्वयं के लिए कर लेता है, मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप आ जाऊंगा, सेल्फ के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है, तो परिभाषा हो गई कि जब आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर कहने वाले अर्थात उत्तम पुरुष के लिए हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप शब्द को कौन से सर्वनाम में गिना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। अगर यहां पर इस वाक्य में इस आप शब्द को रेखांकित करें, पूछूं को किसके लिए प्रयोग में लिया गया, तो आप कह दोगे कि कहने वाले ने अपने माता जी के या पिताजी के लिए प्रयुक्त किया है। लेकिन यहां पर भी आप शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किसके लिए हुआ है? स्वयं के लिए। और यह किसके लिए हुआ? मां के लिए। तो जब मां के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है आदर सूचक में हो गया। तो आदर सूचक में आप शब्द का प्रयोग हो गया, तो इस स्थिति में तो आप यह कह दोगे कि यहां पर तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्तों? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का भी कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम। पुरुषवाचक का भी कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम। लेकिन यहां पर आप शब्द का प्रयोग कहने वाले के लिए, स्वयं के लिए हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे कौन से सर्वनाम में गिन लेंगे? तो आपका सदैव जवाब होगा कि जब कहने वाले के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में हम वहां निजवाचक सर्वनाम मानेंगे। अपने आप आ जाऊंगा। किसी विवाह, शादी, पार्टी के अवसर पर चले गए पिताजी के साथ, वापस आने का समय हुआ, पापा ने कहा चलो बेटा चलते हैं। इतने में हमारे दो दोस्त और आ गए। पिताजी को हम कह देते हैं पापा आप जाओ, पापा आप जाओ या आप चलो। यहां पर हम पिताजी को आप बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये पुरुषवाचक का कौन सा पुरुष होगा दोस्तों? मध्यम। लेकिन मैं अपने आप आ जाऊंगा, यहां पर आप अगर आपने अपने आप के लिए प्रयोग में ले लिया तो ये कौन सा हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। तो अब हम निजवाचक सर्वनाम की व्यवस्थित परिभाषा की बात करें, जैसा कि हर प्रकार के सर्वनाम में हम व्यवस्थित परिभाषा लिखते चले आ रहे हैं, तो क्या होगी जरा गौर करना। जब आप शब्द का प्रयोग, जब आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? वैसे तो आदर सूचक के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? आदर सूचक के लिए। तो जब आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के
अर्थ में न हो। जब आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न हो तथा इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? कहने वाले के लिए। किसके लिए हो रहा है? कहने वाले। कहने वाले का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तम पुरुष। कहने वाला कौन है? उत्तम पुरुष के लिए होता हो। के लिए हो जाए, वहां के लिए हो जाए तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? तो आप वहां पर कह दोगे वहां निजवाचक होता है। वहां निजवाचक होगा। कहने का मतलब यही है कि जब आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर के आदर सूचक के अर्थ में होगा तो किसके लिए होगा? मध्यम पुरुष के लिए। तो जब आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में आप यहां पर ये लिख सकते हो, यह कौन सा है? मध्यम पुरुष है। कौन सा है? मध्यम पुरुष है। ये कौन सा है? मध्यम पुरुष। तो अगर आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक अर्थात मध्यम पुरुष के लिए न होकर के उत्तम पुरुष के लिए हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह दोगे कि सर्वनाम का प्रकार कौन सा हो गया? निजवाचक हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। आपके जहन में आ रहा है कि सर अन्य के लिए कब होगा, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। हाँ देखो दोस्तों, अब जानते हैं हम इस आप शब्द की तीसरी स्थिति को। आप शब्द की हम तीसरी स्थिति जानते हैं। देखो कैसे? आप शब्द का प्रयोग अन्य के लिए कब होगा? तो ध्यान रखना, कंडीशन होती है परिचय का अर्थ। किसका अर्थ होता है? परिचय के अर्थ में। ये कौन सी स्थिति आ गई भाई? बिल्कुल ये नई स्थिति है, नहीं प्रचलित स्थिति है। प्रयोग इसका हम आज कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे यहाँ शहर में किसी समारोह का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। हम भाषण देना चाह रहे हैं। वक्ता ने कहा कि आज हम महात्मा गांधी जी की 150वीं या 152वीं या 153वीं या 154वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छे से समझो इसको दोस्तों। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। आप राष्ट्रपिता, सुनने वाले वहां मौजूद नहीं थे। सुनने वाले कौन है? श्रोतागण। गांधी जी चल बसे, लेकिन कहने वाला कौन था? उत्तम पुरुष। जो भी सभा में जनता बैठी हुई है वो कौन सा हो गई? मध्यम पुरुष। और यहां पर राष्ट्रपिता किसको कहा गया है? गांधी जी को। अर्थात उनका हम परिचय बता रहे हैं कि बिल्कुल उनको यह भी नाम दिया गया। तो जब राष्ट्रपिता या मैं कहूं परिचय के अर्थ में किसी और के लिए, यह महोदय, समझना, यह महोदय मोहनलाल हैं। आप वर्तमान हमारे शहर के विधायक हैं। आप वर्तमान में हमारे शहर के विधायक हैं। मैं कह रहा हूं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो मध्यम पुरुष। बात किसकी कर रहे हैं? मोहनलाल जी। और मोहनलाल जी के लिए मैंने क्या कह दिया? आप वर्तमान में यहाँ के शहर के क्या हैं? विधायक हैं। आप वर्तमान में यहाँ के शहर के क्या हैं? विधायक हैं। तो जब आप शब्द का प्रयोग अन्य के लिए परिचय कराने के अर्थ में आ जाए तो ध्यान रखना, परिचय के भाव में वहाँ कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। तीनों स्थितियां समझ में आ गई। यदि उत्तम पुरुष में या उत्तम पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग होगा तो सर्वनाम कौन सा करेंगे? निजवाचक। यदि आदर सूचक के अर्थ में आ जाता है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक का मध्यम, जो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। और यदि परिचय कराने के अर्थ में आप शब्द का प्रयोग होगा तो ऐसी स्थिति में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार मान लेंगे दोस्तों? तो निजवाचक सर्वनाम यहां सर्वथा सही होगा। यहां तक बात समझ में आ चुकी। तो एक बार आप ये स्थिति जान चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे इस तथ्य का भी तो ले सकते हैं।
हाँ भाई, अब देखो, हम अब तक जान चुके हैं सारे के सारे सर्वनाम का पूरा विस्तार। अभी आप कहोगे कि सर 2 घंटे तक आपने सर्वनाम पढ़ा दिया, इतना परीक्षा के समय कैसे याद करें? जिस तरीके से संज्ञा की केवल 3 लाइनें दोस्तों, केवल 3 लाइनें, पूरी संज्ञा का बिंदु एक ही बोर्ड पे लिख दिया, ठीक उसी प्रकार से इस सर्वनाम को भी आज हम जो 2 दिन की कक्षाओं में हमने पूरा जाना है, इसको एक बोर्ड पर लेते हैं। कैसे लेते हैं? यह बहुत मजे की चीज़ है, जानो कैसे। एक सारणी सी हम इसकी बना लेते हैं जो बेहद फायदेमंद रहेगी हमारे लिए। सबसे पहला एक कॉलम हम बनाएंगे क्या? क्रमांक संख्या का। सबसे पहले क्रमांक संख्या, उसके बाद हम दूसरा बिंदु डाल देंगे यहाँ पर क्या? सर्वनाम का प्रकार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम का प्रकार। और तीसरा है दोस्तों वाचक शब्द। तीसरा कौन सा लेंगे? वाचक शब्द। बहुत अच्छे से जानना है इसको। इस सारणी को मैं नहीं, आप भरेंगे। कैसे भरेंगे देखो। अभी सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि परीक्षा में जो होता है आपसे लिखवाएगा कदापि नहीं, और लिखवा भी ले तो व्यवस्थित परिभाषाएं मैं आपको लिखवा चुका हूं। हमें इनके तथ्य पकड़ने हैं, इनके फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। परीक्षा के समय ठीक पहले 10 मिनट में फटाफट पूरी किताब का रिवीजन करना है। इस तरीके से करना है। कैसे करना है देखो। सबसे पहले हम बात करें कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6। नंबर 1 पहला प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? सारणी को भरना आरंभ करो। बिल्कुल आपके जहन में जो आया वही मैं लिख रहा हूं, पुरुषवाचक। हाँ भाई, बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात कि पुरुषवाचक में तो सर 3 हैं। बिल्कुल 3 हैं। लो जी, पहला लिख देता हूं उत्तम। दूसरा, उत्तम का मतलब ये लो जी, ये समझा भी दिया, कहने वाला। समझ में आ रहा है? दूसरा हम लिखेंगे कौन सा? इसका दूसरा हम लिखेंगे मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा लिखेंगे हम? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है दोस्तों? सुनने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और तीसरा या अंतिम हम कौन सा कहेंगे? अन्य पुरुष। कौन सा कह देंगे? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है? जिसके बारे में कहा जाए। कौन सा होता है? जिसके बारे में कहा जाए। अर्थात कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए कौन कौन से वाचक शब्द आते हैं? वाचक शब्द का मतलब क्या होता है? वाचक का शाब्दिक अर्थ हम पूर्व में भी जान चुके हैं, बताने वाला। वाचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताने वाला। तो बताने वाले शब्द देखो। उत्तम पुरुष के लिए यदि सर्वनाम शब्द आपको परीक्षा में रेखांकित करके पूछेगा तो क्या पूछेगा? मैं या हम, या फिर हम सब। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, बहुत अच्छी बात है। यहां पर सुनने वाले के लिए कौन कौन से काम में आएंगे? या तो आएगा तू, या आएगा तुम, या फिर आप। बिल्कुल दोस्तों समझ गए हैं। आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए क्यों किया जाएगा? आदर सूचक। क्यों किया जाएगा? आदर सूचक के अर्थ में। आप शब्द का प्रयोग हम मध्यम पुरुष के लिए कब करेंगे? जब हमें सुनने वाले को क्या देना हो? आदर देना हो। अच्छा, अन्य पुरुष में कौन कौन से? वही 5 शब्द, यह, वह, ये, वे और वो। अब यह, वह, ये, वे और वो, कल भी आपने बताया था कि सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आएंगे, पुरुषवाचक है अन्य पुरुष में भी आएंगे, और अगले बिंदु में हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण में भी आएंगे। अंतर करना मैंने आपको बता दिया था। जब विशेषण पढ़ेंगे तब इन पर एक बार हल्की सी चर्चा और होगी। तो इन 5 का प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में कब होगा? जब इनका प्रयोग किसके लिए हो? किसी प्राणी हेतु। किसके लिए होगा? प्राणी हेतु। हाँ, यह बात समझ में आ चुकी। तो लो दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर। और दूसरा प्रकार क्या है हमारा? निश्चयवाचक। दूसरा प्रकार क्या है? निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक के वही वाचक शब्द कौन कौन से? यह, वह, ये, वे, वो। जाहिर सी बात है, यहाँ प्राणी, यहाँ पर क्या जाएगा? वस्तु या स्थान। अब अंतर समझ में आ गया कि इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो रहा है तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, और यदि इन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर हो रहा है
तो निश्चयवाचक। दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम तीसरा प्रकार जो आज ही हमने जाना, क्या? अनिश्चयवाचक। कौन सा जाना? अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में मैंने आपको केवल 2 पद बताए थे। कौन कौन सा? कोई और कुछ, कोई और कुछ। उसके बाद हमने कौन सा जाना? उसके बाद में हमने जाना नंबर 4 पे संबंधवाचक। कौन सा जाना? संबंधवाचक। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप अपने बिंदु को एक ही दृष्टि में पूरा पढ़ लेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसका, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी, उसके, का, के, की हमारे लिए काम की चीज़ है। का, के, की हमारे लिए काम की चीज़ है। ना, ने, नी हमारे लिए काम की चीज़ है। रा, रे, री हमारे लिए काम की चीज़ है। ध्यान वहाँ से रखना, बिंदु वहाँ से पकड़ में आएगा जो मैंने संबंध कारक का या कारकों के संबंध में विभक्ति बताई थी। अब आते हैं हम अगले बात पर। 5वां प्रकार हमने अभी अभी जाना, क्या? प्रश्नवाचक है। क्या? प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक में हमने जैसे देखा था, क्या? 6 ककार। क्या देखे थे? 6 ककार, अर्थात क्या, क्यों, कैसे, कौन और कहाँ वाले। उसके बाद में आता है बात कहाँ पे? अंतिम में। और अंतिम कौन सा है दोस्तों? छठा और अंतिम प्रकार कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में केवल एक ही पद हमारे काम का, कौन सा? आप शब्द। और आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में कब होगा? तो आप ये कह सकते हो कहने वाले, अर्थात उत्तम पुरुष हेतु। किसके लिए होगा? उत्तम पुरुष हेतु। ध्यान दीजिए, यहां आदर्शसूचक के अर्थ में सुनने वाले के लिए आ गया, यहां पर किसके लिए आ गया? कहने वाले के लिए आ गया। और हम एक नोट डाल करके महत्वपूर्ण बात यहां अंत में लिख देंगे, क्या? कि यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग परिचय कराने के अर्थ में हो, किसके अर्थ में हो? परिचय के अर्थ में हो, परिचय के अर्थ में हो। यदि आप शब्द का प्रयोग परिचय के अर्थ में हो तो वहां कौन सा होगा? वहां पर क्या कह दोगे? अन्य पुरुष माना जाएगा। कौन सा होगा? अन्य पुरुष होगा। तो बताओ यह वाली बात समझ में आई या नहीं? पूरे सर्वनाम को हमने एक ही चार्ट पर उकेर दिया, पूरे सर्वनाम को हमने एक ही बोर्ड पर ले लिया। तो यह मीठी सी प्यारी सी चर्चा अब 2 क्लासों में हम कर चुके हैं। सर्वनाम, या मैं कहूँ विकारी शब्द हमारा बिंदु चल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे से जान लीजिए। एक बार मैं पुनः याद दिला दूँ आपको, जो हम पिछली 2-3 कक्षाओं से पढ़ रहे थे, क्या? विकारी। और विकारी में पहला विकारी शब्द कौन सा था? संज्ञा। दूसरा कौन सा है? सर्वनाम। और अगला कौन सा आएगा? विशेषण, जिसकी चर्चा होगी अगली कक्षा में। तो आज हम जान चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम दोनों पूरे हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका दिन शुभ हो।